नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के केस में 11 दिन तक ईडी के रिमांड में रहने के बाद तिहाड़ जेल पहुंच गए। कोर्ट ने केजरीवाल को 15 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जेल जाते जाते शराब घोटाले के केस में अरविंद केजरीवाल सबको चौंका कर गए। उन्होंने इस केस में अपनी सरकार के 2 और मंत्रियों सौरभ भारद्वाज और आतिश सिंह का नाम ले दिया। आज ईडी ने कोर्ट को बताया कि पूछताछ के दौरान केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर को तो वो थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन विजय नायर उन्हें रिपोर्ट नहीं करता था। विजय नायर तो असल में सौरभ भारद्वाज और आतिश सिंह को रिपोर्ट करता था। ईडी के मुताबिक विजय नायर वो शख्स है जिसका रोल शराब नीति की ड्राफ्टिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक है। विजय नायर पर ही शराब नीति में रिश्वत के तौर पर मिले पैसे को आम आदमी पार्टी तक पहुंचाने का इल्जाम है। हालांकि आज ईडी ने ही कोर्ट से केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी भेजने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन ईडी ने कोर्ट से कहा उसे भविष्य में केजरीवाल की कस्टडी की जरूरत पड़ सकती है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, एक तो केजरीवाल की जुडिशियल कस्टडी का उनके वकील ने विरोध नहीं किया और जांच एजेंसी की इस दलील में दम है कि केजरीवाल जांच को प्रभावित कर सकते हैं, गवाहों पर असर डाल सकते हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसलिए उन्हें 15 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाना जरूरी है। अब केजरीवाल को 15 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह कि केजरीवाल के वकील ने उन्हें जेल भेजे जाने का कोई विरोध नहीं किया। सिर्फ कोर्ट से इतनी अपील की कि केजरीवाल को जेल में कुर्सी, टेबल, 3 किताबें और दवाइयां उपलब्ध कराई जाएं। अब सवाल यह कि क्या केजरीवाल का खुलासा सौरभ भारद्वाज और आतिशी की मुश्किलें बढ़ा देगा? क्या अब अगला नंबर आतिशी और भारद्वाज का है, या फिर केजरीवाल का यह बयान किसी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? अब से थोड़ी देर पहले आतिशी सिंह ने ट्वीट करके कहा वो कल सुबह एक बड़ा खुलासा करेगी। अब ये खुलासा क्या होगा, इसको लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। केजरीवाल के जेल जाने पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कैसे रिएक्ट किया, ये मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले यह बताता हूं कि तिहाड़ जेल में केजरीवाल को कहां और कैसे रखा गया है। अरविंद केजरीवाल आज शाम करीब 4 बजे तिहाड़ जेल पहुंचे। रूटीन मेडिकल चेकअप के बाद केजरीवाल को तिहाड़ की जेल नंबर 2 में रखा गया। उन्हें आइसोलेटेड लॉकअप में यानी तन्हाई बैरक में रखा गया है, यानी केजरीवाल अपने सेल में अकेले रहेंगे। इस सेल में सीसीटीवी कैमरों से उनकी निगरानी भी होगी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को भी पहले तिहाड़ जेल के नंबर 2 में रखा गया था, लेकिन अब संजय सिंह को जेल नंबर 5 में शिफ्ट कर दिया गया है। अब इन दोनों के अलावा शराब घोटाले के केस में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी के मीडिया इंचार्ज रहे विजय नायर भी तिहाड़ जेल में हैं। आज ईडी ने कोर्ट को बताया कि पूछताछ के दौरान केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर से उनकी बहुत बात नहीं होती थी। उन्हें तो यह भी नहीं मालूम कि विजय नायर उनके कैंप ऑफिस से काम करता था। ईडी का दावा है कि केजरीवाल ने बताया कि विजय नायर तो सौरभ भारद्वाज और आतिश सिंह को रिपोर्ट करता है। ईडी के मुताबिक केजरीवाल ने पूछताछ में कोऑपरेट नहीं किया, सवालों के सीधे जवाब नहीं दिए, इसलिए जब जरूरत होगी तो उन्हें रिमांड पर लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए। केजरीवाल के वकील ने केजरीवाल को जेल भेजने का विरोध नहीं किया, बस कुछ सुविधाओं की मांग की। केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि उनकी सेहत को देखते हुए जेल में उन्हें स्पेशल डाइट दी जाए, जरूरी दवाएं मुहैया कराई जाएं। इसके अलावा कोर्ट से जेल में केजरीवाल को गीता रामायण के अलावा सीनियर जर्नलिस्ट नीरजा चौधरी की बुक हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड रखने की इजाजत दी जाए। केजरीवाल ने जेल प्रशासन को बताया कि उनसे मिलने 6 लोग आ सकते हैं। इनमें उनकी वाइफ सुनीता, बेटा पुलकित और बेटी हर्षिता, आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक और विभव के नाम है। इसके अलावा केजरीवाल ने अपनी मुलाकातियों में एक और दोस्त का नाम भी लिखवाया है। आम आदमी पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि चूंकि केजरीवाल चीफ मिनिस्टर हैं,
इसलिए जेल प्रशासन को ऐसे इंतजाम करने होंगे जिससे सरकारी कामकाज न रुके। आम आदमी पार्टी के नेता जसमीन शाह ने कहा कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। अगर मोदी सरकार केजरीवाल को जेल में रखने पर आमादा है तो दिल्ली की सरकार भी जेल से ही चलेगी। भाजपा के कुछ लोग दिल्ली हाईकोर्ट भी पहुंच गए थे, पीआईएल फाइल कर दी कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आप बर्खास्त कीजिए, ये कैसे गवर्न कर सकते हैं, मुंह की खानी पड़ी उन्हें। दिल्ली के हाईकोर्ट ने बोला कि अरे भाई सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री है, 62 सीट मिली है 60-70 में से, हम कौन होते हैं इनको अपने पद से हटाने के लिए। तो संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि आप जब सिटिंग चीफ मिनिस्टर को फर्जी मुकदमे में जब आपने ऐसा जेल में डाला है, कोई ट्रायल तो शुरू ही नहीं हुई है, कन्विक्शन तो दूर की बात है, तो उनका संवैधानिक हक है कि उनको, और हक भी नहीं है, उनकी जिम्मेदारी है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इज अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ टू सर्व द पीपल ऑफ दिल्ली। तो उसके लिए जो भी उचित लीगल कदम हमें उठाने पड़े वो जरूर उठाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ही बने रहेंगे, चाहे ये जितने दिन अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखें, चाहे वो जितने कॉल आम आदमी पार्टी के विधायक को करे, जितनी भी ऑफर दे, एक विधायक नहीं टूटने वाला है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान से लगता है कि फिलहाल तो जेल से ही सरकार चलाने की सुविधाएं मांगने के लिए अरविंद केजरीवाल कोर्ट जा सकते हैं। उन्हें सरकार चलाने देने के लिए जेल में कुछ बुनियादी सुविधाएं मांगी जा सकती हैं। असल में दिल्ली प्रिजन एक्ट 2000 के मुताबिक जेल प्रशासन किसी भी इमारत को जेल घोषित कर सकता है। फिर वहां पर सरकार चलाने की बुनियादी सुविधाएं जैसे कि ऑफिस, पेन, पेपर, इंटरनेट, फोन, कंप्यूटर वगैरह की सुविधाएं दी जा सकती हैं। केजरीवाल जेल मैनुअल के तहत इन्हीं सुविधाओं की मांग कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत रॉय को तिहाड़ जेल में ऐसी सुविधाएं मुहैया कराने की परमिशन दी थी। हालांकि सुब्रत रॉय ने तो अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए ये फैसिलिटीज मांगी थी, लेकिन केजरीवाल जेल से सरकार चलाना चाहते हैं। इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल और टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर को अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग करनी होती है, फाइलें चेक करने के लिए अफसरों से मिलना होता है, और जेल में केजरीवाल को इतनी रियायतें मिले ये इस वक्त मुश्किल लगता है। केजरीवाल ने कोर्ट में पेशी के वक्त कैमरों को दिखाकर सिर्फ इतना कहा, प्रधानमंत्री मोदी जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा मामले में था, क्या कहेंगे? मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा मामले में था, क्या कहेंगे? मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी का दावा है कि अब दिल्ली सरकार तिहाड़ जेल से चलेगी, लेकिन इस पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने चुटकी ली। मनोज तिवारी ने कहा केजरीवाल जेल पहुंच गए हैं, अब वो भी कैदियों से मिलने तिहाड़ जाएंगे, वहां जाकर मोटिवेशनल स्पीच देंगे ताकि केजरीवाल और उनके साथियों का मन बदले और वो दिल्ली की जनता को उसका लूटा हुआ धन वापस लौटाएं। आज उनको 15 दिन के जुडिशियल कस्टडी में कोर्ट ने भेजा है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं। उनके पहले से जो जेल में साथी हैं उनको बेल देना कोर्ट का काम है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं। मैं अक्सर जेलों में कई बार कैदियों से मिलने जाता हूं। अब मैं सोच रहा हूं कि एक दिन तिहाड़ भी चलूं, थोड़ा कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी लेके जाऊं, हम भी कुछ बात करें जिससे शायद इन लोगों की अंतरात्मा जागे और जो दिल्ली को लूटे हैं, जिनके कारण झुग्गियों का विकास नहीं हुआ, जिनके कारण नाले नहीं बन पाए, जिनके कारण नालियां बजाई हैं, जिनके कारण बुजुर्गों का पेंशन कट गया, जिसके कारण राशन कार्ड नहीं बन रहा है दिल्ली में, जिसके कारण दिल्ली की गलियां टूटी पड़ी हैं, शायद वो फंड रिलीज हो और ये लोग पैसा चुरा कर कहां गए हैं ये शायद बताने में सफल हो। आज कोर्ट में केजरीवाल की वाइफ सुनीता केजरीवाल भी मौजूद थी। जब से अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं तब से सुनीता केजरीवाल बहुत एक्टिव हैं, वही आम आदमी पार्टी का चेहरा बन गई हैं। कल एंटी मोदी मोर्चे की रैली में सुनीता केजरीवाल शामिल हुई थी और मंच पर सोनिया गांधी के बगल में बैठी हुई थी। उनकी सोनिया गांधी से काफ़ी देर बात हुई, इस पर कैमरों ने काफ़ी फोकस किया। आज केजरीवाल की पेशी के बाद सुनीता केजरीवाल ने कहा
कि 11 दिन की पूछताछ के बाद भी केजरीवाल को रिहा नहीं किया गया, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि वो लोकसभा चुनाव तक बाहर आए। लेकिन देश की जनता इसका जवाब देगी। 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है। अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। लेकिन आज सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हुई कि शराब घोटाले के केस में अरविंद केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज और आतिशी सिंह का नाम क्यों लिया। ईडी का दावा यह है कि शराब घोटाले से मिली रकम में से 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा के विधानसभा चुनाव में किया। गोवा में असेंबली इलेक्शन के वक्त आतिशी गोवा में आम आदमी पार्टी की प्रभारी थी। उस वक्त उन्होंने इसी हैसियत से चुनाव आयोग को कई चिट्ठियां भी लिखी थी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता ने भी पूछताछ में ईडी को बताया था कि गोवा के चुनाव में कितने पैसे खर्च हुए, कहां खर्च हुए, इसकी जानकारी सिर्फ और सिर्फ गोवा की पार्टी इंचार्ज आतिशी को थी। केजरीवाल ने भी अपने बयान में यही कहा कि शराब घोटाले के आरोपी विजय नायर उनको रिपोर्ट नहीं करते थे। विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। ईडी के इस दावे के बाद अब सौरभ भारद्वाज और आतिशी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि आज जब केजरीवाल की पेशी के वक्त आतिशी कोर्ट पहुंची तो उन्होंने इस बारे में किए गए किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। आपका नाम आया है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, पहली बार आप कोर्ट में थी, उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने कहा है कि विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे। आपका नाम आया है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, पहली बार आप कोर्ट में थी, उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने कहा है कि विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे। अब से थोड़ी देर पहले आतिशी ने ट्विटर पर लिखा कि कल वो एक बड़ा खुलासा करेगी, लेकिन सौरभ भारद्वाज इस पूरे मामले पर बिल्कुल खामोश हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता अब सौरभ भारद्वाज और आतिशी सिंह के नाम को शराब घोटाले में आने पर खुलकर बोल रहे हैं। जिस वक्त केजरीवाल को लेकर जेल वैन तिहाड़ पहुंची, उस वक्त आम आदमी पार्टी के कई नेता, कई विधायक तिहाड़ के बाहर मौजूद थे। सोमनाथ भारती वहीं थे। उन्होंने कहा अब ईडी के जरिए सौरभ भारद्वाज और आतिशी को भी जेल भेजने की साजिश हो रही है। सोमनाथ भारती ने कहा मोदी को चाहिए कि वो सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दें, तब वो बिना किसी विरोध के आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। भाई पूरा आम आदमी पार्टी को बंद कर दो, हर कार्यकर्ता को बंद कर दो, देश में अपोजिशन को सबको बंद कर दो, सबके अकाउंट फ्रीज कर दो, चुनाव तो वैसे जीत लो। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कुछ होता है चीज? चुनाव आयोग सबसे कमजोर आयोग है। टीएन सेशन होते तो मालूम पड़ता आयोग क्या होता है, आयुक्त क्या होता है। इन्होंने अपने आप को सरेंडर कर रखा है मोदी को। जैसे मोदी चाहते हैं वैसे ये करता है। चुनाव आयोग के अनाउंसमेंट के बाद भारत रत्न दे रहे हैं, ये प्रेसिडेंट को खड़ा कर देते हैं। ये आज पूरा संविधान, लोकतंत्र सब खतरे में है देश में, और पूरा दुनिया देख रहा है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र आज किस प्रकार से मोदी को झेल रहा है। लेकिन बीजेपी के नेताओं का कहना है कि शराब घोटाले की परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे केजरीवाल की पूरी पार्टी ही इस घोटाले में शामिल है। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा केजरीवाल करप्शन के खिलाफ आंदोलन से निकले नेता हैं। वो आंदोलन के वक्त अन्ना हजारे को गुरु मानते थे, लेकिन लगता है कि नेता बनने के बाद उन्होंने लालू को अपना गुरु बना लिया। केजरीवाल जी ने वहां नाम लिया है कि मुख्य आरोपी विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। महोदय, अब मैं ये कहना चाहूंगा, ये तो समझना बड़ा मुश्किल है कि भाई शराब का घोटाला तो था, जिसको देखो वही आज यहां मदहोश है। अब यहां किसने है पी और किसने है पिलाई, ये तो समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई। लगता है सबने मिल बांट कर है पी और पिलाई। और अब इसके साथ यह भी बात बहुत साफ होती जा रही है कि केजरीवाल जी निरंतर ईडी के सामने आने से क्यों बच रहे थे। शायद उनको लग रहा हो, और उनके आम आदमी पार्टी के बाकी सदस्य जो बहुत ही उत्साह और उच्छृंखलता के साथ उनका बचाव करते नजर आ रहे थे, शायद वो इस संभावित खतरे से डर रहे थे कि मानो वो कह रहे हो कि
केजरीवाल जी कह रहे हूं, बैठा हूं दिल में इतने राज छुपाए, जरा सा होंठ हिले तो जाने कितनों का दिल डगमगाए। अन्ना जी उनके गुरु हुआ करते थे और हिंदी में कहावत होती है, गुरु गुड़े रहे चेला शक्कर हुई गए। तो गुरु ने तो कहा था हम राजनीति में नहीं आएंगे, चेला राजनीति में आके मुख्यमंत्री भी हुए लिए। परंतु कल उन्होंने एक दूसरी रैली की जिसमें उनके गुरु बदल गए, गुरु लालू प्रसाद यादव जी हो गए। और मुझे प्रतीत होता है शायद उनके भी गुड़ के मुकाबले ये शक्कर होने की तरफ ना आगे बढ़ जाएं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी ने तो कम से कम इस्तीफा दे दिया था जब वो जेल जाने लगे थे। अभी तक इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। केजरीवाल का जेल जाना तय था, ये बात केजरीवाल बहुत पहले से जानते थे। इसीलिए उन्होंने ईडी के 9 समन्स को इग्नोर किया। वो चाहते थे किसी तरह लोकसभा इलेक्शन तक गिरफ्तारी को टाला जाए, लेकिन ईडी ने उनकी मंशा पूरी नहीं होने दी। हैरानी की बात यह कि केजरीवाल ने ईडी के सामने सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम लिया। केजरीवाल समझते हैं कि अब इन दोनों को समन भेजा जा सकता है, पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। फिर चुनाव से ऐन पहले 2 सबसे एक्टिव नेताओं को इस मुसीबत में केजरीवाल ने क्यों डाला? कुछ लोगों का कहना है कि केजरीवाल चाहते हैं इन दोनों को भी अरेस्ट कर लिया जाए। इसके बाद उनकी पार्टी के लोग शोर मचा सकेंगे कि मोदी सरकार उनकी पार्टी को चुनाव से दूर रखना चाहती है, सबको जेल भेज दिया। केजरीवाल के जेल जाने के बाद सौरभ भारद्वाज और आतिशी सिंह दोनों लगातार केजरीवाल को डिफेंड कर रहे थे, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। आज भी दोनों कोर्ट में मौजूद थे। आम आदमी पार्टी में यही दोनों नेता ऐसे हैं जो केजरीवाल के जेल जाने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी के दावेदार भी हो सकते थे। इसलिए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर इन दोनों का नाम भी शराब घोटाले में आ गया तो फिर चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के लिए सुनीता केजरीवाल के अलावा और कोई नाम नहीं बचेगा। इसीलिए केजरीवाल ने वाइफ का रास्ता साफ करने के लिए यह दांव चला। हालांकि आज कोर्ट में ईडी के खुलासे के बाद सौरभ भारद्वाज और आतिशी शॉक्ड थे। दोनों ने न प्रेस कॉन्फ्रेंस की, न कोई बयान दिया। शाम होते होते आतिशी ने ट्विटर पर यह लिखकर कि वो कल सुबह कोई बड़ा खुलासा करेंगी, सबको चौंका दिया। लेकिन जो लोग आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को करीब से जानते हैं, उनका कहना है कि इस बात की उम्मीद किसी को नहीं करनी चाहिए कि आतिशी केजरीवाल के खिलाफ कुछ बोलेंगी। अब हकीकत क्या है, केजरीवाल के मन में क्या है, उनकी रणनीति क्या है, ये उनके सिवाय और कोई नहीं जानता। अब रुख करते हैं बिहार की खबरों का। आज लालू यादव के परिवार की 6ठे मेंबर की पॉलिटिक्स में फॉर्मल एंट्री हो गई। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप, तेजस्वी यादव, मीसा भारती के बाद अब लालू की बेटी रोहिणी आचार्य भी राजनीति के मैदान में उतर गई। रोहिणी सारण लोकसभा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी को चुनौती देगी। कैंपेन शुरू करने से पहले आज रोहिणी आचार्य पहली बार सोनपुर के हरिहर नाथ मंदिर में पहुंची। लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत परिवार के कई लोग उनके साथ थे। पूरे परिवार ने हरिहर नाथ मंदिर में पूजा करके भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया। आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव ने भी अपने चुनावी करियर की शुरुआत सारण से की थी। 1977 में लालू पहली बार इसी सीट से चुनाव जीते थे। फिर 89, 2004 और 2009 में भी लालू यादव सारण से ही सांसद रहे। हालांकि 2014 में राबड़ी देवी यहां राजीव प्रताप रूडी से हार गई। इसके बाद रूडी ने 2019 में भी जीत हासिल की। बीजेपी ने इस बार उन्हें फिर से मैदान में उतारा है। रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती हैं। उन्होंने लालू यादव को अपनी किडनी दी है और वो कुछ ही दिन पहले सिंगापुर से वापस लौटी हैं और कल से सारण में चुनाव प्रचार शुरू करेंगी। हरिहरनाथ मंदिर में पूजा के बाद लालू यादव ने प्रचार शुरू होने से पहले ही उनकी जीत की भविष्यवाणी कर दी। लालू ने कहा कि ये रोहिणी आचार्य की सारण में एंट्री नहीं, ये उनका विजय जुलूस है। लालू जी क्या कहेंगे? रोहिणी की एक नई विजय जुलूस है, विजय जुलूस, विजय जुलूस है। आरजेडी का विजय जुलूस, आरजेडी का विजय जुलूस।
सारण हमारा चिपा जाएगा पैर। लालू जी क्या कहेंगे, नई पारी की शुरुआत है। अरे बोले ना कि विजय जुलूस है। हाँ। सारण जिला में विजय जुलूस। रोहिणी क्या कहेंगे आप बताइए, पहली बार एक नई शुरुआत। कल बोलोगे। एक ज़माने में ये कॉन्स्टिट्यूंसी छपरा कही जाती थी, बाद में डिलिमिटेशन हुआ तो इसी का नाम बदल दिया गया। रोहिणी आचार्य को उम्मीदवार बनाने को लेकर बीजेपी लालू पर परिवारवाद का आरोप लगाती रही है, लेकिन आज विजय सिन्हा ने इसमें नई बात जोड़ दी। विजय सिन्हा ने तेज प्रताप यादव की पत्नी और लालू की बड़ी बहू ऐश्वर्या राय के बहाने लालू परिवार पर हमला किया। ऐश्वर्या राय सारण की हैं। विजय सिन्हा ने कहा कि सारण की बेटी के साथ लालू परिवार ने नाइंसाफी की। सारण की जनता इसे कभी माफ नहीं करेगी। बेटी का मैं सम्मान करते हैं, रोहिणी आचार्य जी का, लेकिन ऐश्वर्या जो उस धरती की बेटी इनकी बहू थी, उसका अपमान क्यों, ये तो जवाब देना होगा। घर से क्यों बेटी को, छपरा की धरती की बेटी थी, छपरा के धरती की हर बेटी, हर माँ पूछ रही है चीख चीख कर, क्यों इंसाफ नहीं दिए, क्यों अपमान किए, क्यों उसको अपने ससुराल के सुख से वंचित किए। ये तो रोहिणी आचार्य जी को जवाब देना पड़ेगा। आज वहां पर ऐश्वर्या को चुनाव लड़ने का अधिकार बनता था, लेकिन ये कैसी ननद थी कि अपने भौजाई को घर से बाहर करवा दी। ये तो बताना पड़ेगा। श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, आप उस धरती के नहीं हैं, लेकिन उस धरती के बेटी आप ऐश्वर्या को अपमानित किए हैं। इसका जवाब वहां की जनता एक एक वोट से देगी। विजय सिन्हा ने खामखा परिवार की परतें खोलनी शुरू की, बहू की बात की, बेटी की बात की, और फिर सम्राट चौधरी ने एक और मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा, वैसे तो आरजेडी के कई नेता सनातन का अपमान करते हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी का डर है, जिसकी वजह से लालू यादव और उनके परिवार को भगवान की शरण में जाना पड़ रहा है। सम्राट चौधरी ने कहा, लालू चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन उनकी हार तय है। भगवान करे कि सुबुद्धि दे उस परिवार में, और ये डर है, ये मोदी जी का डर है। मोदी जी के डर से उनको मंदिर भी पहुंचना पड़ रहा है, और मोदी जी के डर से ही भगवान के शरण में गए। अच्छी बात है, मैं भी कामना करता हूं कि लालू जी स्वस्थ रहे, उनका परिवार स्वस्थ रहे, लेकिन हारना तय है, एकदम कंफर्म रहे। बीजेपी की ऐसी बातों का जवाब राबड़ी देवी ने दिया। राबड़ी ने आज खुलकर बात की। उन्होंने कहा, बाबा हरिहर नाथ का आशीर्वाद उनके परिवार पर है। सारण से रोहिणी आचार्य की जीत तय है। राबड़ी देवी ने कहा, जो लोग परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि बेटी शादी के बाद दूसरे घर की हो गई। राबड़ी देवी ने कहा कि दूसरों पर आरोप लगाने से पहले बीजेपी को अपना परिवारवाद देख लेना चाहिए। की लड़ाई क्या लग रहा है, कितनी दिलचस्प होगी? राजीव प्रताप रूढ़ी है वहाँ पे। जितना समर्थन हम लोग हैं, एक हुए हैं, सीपीआई है, सीपीएम है, माले है, कांग्रेस है, हम है, आरजेडी है, सब लोग जीतेगा, सब लोग जीतेगा। बाबा पूजा हम लोग किए, बाबा हम लोग को आशीर्वाद दे दिए। कोई परिवारवाद नहीं है, बेटी दूसरा घर के है, सबके बेटी सबके बेटी लड़ रही है, सबके बेटा लड़ रहा है, सबके देश भर में। क्या बीजेपी में नहीं लड़ रहा है क्या? बेटा बेटी, चाचा चाची, काका काकी, नाना नानी सब लड़ रहा है बीजेपी में, जदयू में, सब में लड़ रहा है, खाली आरजेडी नहीं है। हाँ, फैलाने दीजिए, हम लोग डरते नहीं है। सब पूरा बिहार में जनता जग गया है। मोदी का झूठा वादा लोग समझ गया है, बिहार के जनता, देश के जनता समझ गया है। 400 पार 4 सीट नहीं मिलेगा बिहार में, 4 सीट भी नहीं मिलेगा। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि रोहिणी आचार्य ने अपने पिता लालू यादव के लिए अपनी किडनी देकर अपने पूरे परिवार का दिल जीत लिया। लालू ने भी अपनी तरफ से रोहिणी को सारण से टिकट देकर अपना प्यार जतलाया।
लालू छपरा और सारण के इलाके को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। एक जमाने में लालू यादव खुद सारण से चुनाव जीतते थे, पर वो जमाना अलग था। उस वक्त की सियासत अलग तरह की थी। अब वक्त बदल चुका है। पिछले 2 चुनाव में लालू की पार्टी की बुरी तरह हार हुई है। सारण से राबड़ी देवी भी चुनाव हार चुकी हैं। राजीव प्रताप रूडी ने इस इलाके में काफी काम किया है। इस इलाके में वो लोकप्रिय हैं। हालांकि लालू यादव रोहिणी के लिए खुद कैंपेन करेंगे, पूरी ताकत लगा देंगे, लेकिन इस बार जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब लालू की सेहत उनका ज्यादा साथ नहीं देती। चाहकर भी वो बेटी के लिए बहुत ज्यादा कैंपेन नहीं कर पाएंगे और ऐसी बातों का असर पड़ता है। इसीलिए लग रहा है कि लालू ने प्यार में ही सही अपनी बेटी को कठिन इम्तिहान में बैठा दिया। और सबसे बड़ी बात यह कि लालू के इस फैसले से बीजेपी के नेताओं को परिवारवाद का मुद्दा उठाने का फिर से मौका मिला। और सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं, बिहार में महागठबंधन के जो दूसरे नेता हैं जो लालू से नाराज हैं, वो भी ये सवाल उठाएंगे। आज पप्पू यादव ने तो कह दिया कि लालू सिर्फ तेजस्वी और रोहिणी को परिवार क्यों मानते हैं। वो भी लालू के बेटे जैसे हैं, हर बुरे वक्त में लालू के साथ खड़े हुए। इसलिए लालू को पूर्णिया सीट पर अपने फैसले पर विचार करना चाहिए। हालांकि पप्पू यादव ने कहा कुछ भी हो जाए वो पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे। मैं लालू यादव जी से मैं पुनः एक आग्रह करूंगा, मैं भी आपके ही परिवार का हिस्सा हूं। भले आज अपने परिवार में अपने ही 2-3-4 बच्चों को आप परिवार समझिए। और मैं बता दूं कि पूर्णिया की जनता किसी की गुलाम नहीं है। दिल्ली पटना की राजनीति से बहुत दूर है और पूर्णिया की जनता अपने बेटे से प्यार करती है। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी पर मुझे भरोसा है। मैं जानता हूं कि बिहार में कुछ लोग दल को मजबूत नहीं होने देखना चाहते, वो हमेशा पीठ में खंजर भोंकते हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि मेरा कसूर क्या है। मैं लड़ूंगा पूर्णिया से ही। हमारे नेता के आदेश का मैं इंतजार कर रहा हूं, इसीलिए हमने 4 तारीख को नॉमिनेशन डालने का, नामांकन करने का निर्णय लिया है। पप्पू यादव हर रोज यही बात कहते हैं। हालांकि उनके साथ खेल तो हो गया। बीमा भारती इसी शर्त पर जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हुई कि उन्हें लालू पूर्णिया से लोकसभा के चुनाव का टिकट देंगे। और पप्पू यादव ने इसी कंडीशन पर अपनी पार्टी को कांग्रेस में मर्ज किया कि वो कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। बीमा भारती और पप्पू यादव दोनों को लग रहा था आरजेडी और कांग्रेस का अलायंस है, इसका फायदा मिलेगा। लेकिन लालू ने कांग्रेस के लिए सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। सीट शेयरिंग से पहले ही बीमा भारती के नाम का ऐलान कर दिया। अब पप्पू यादव के सामने एक ही ऑप्शन है, या तो कांग्रेस के टिकट पर लड़ें, फ्रेंडली फाइट करें, या फिर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ें। ऊपर से उनके सामने एक दिक्कत और आ गई। असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिहार में कुल 15 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं और इनमें पूर्णिया की सीट भी शामिल है। ओवैसी यूपी में भी एंटी मोदी मोर्चे का खेल खराब कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी यूपी में 2 दिन से एक्टिव हैं। इससे अखिलेश यादव और कांग्रेस दोनों की टेंशन बढ़ गई है। ओवैसी ने 2 काम किए। पहला तो गाजीपुर जाकर मुख्तार अंसारी के परिवार से मिले और दूसरा उन पार्टियों और नेताओं के साथ अलायंस बनाया जो अखिलेश यादव के पीडीए से अलग हुए। ओवैसी ने अब यूपी में पीडीएम बनाया है। इसमें पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य उनके साथ होंगे। ओवैसी कल रात लखनऊ पहुंचे और लखनऊ से सीधे गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में मुख्तार अंसारी के घर गए। मुख्तार के परिवार वालों से मुलाकात की, मुख्तार की मौत पर दुख जताया और फिर मुख्तार के बेटे उमर के साथ बैठकर डिनर भी किया। ओवैसी करीब 40 मिनट तक वहां रहे। इसके बाद ओवैसी ने आज सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि वो मुख्तार के परिवार के साथ खड़े हैं। ओवैसी पहले भी ट्वीट करके मुख्तार की कस्टडी में हुई मौत पर सवाल खड़े कर चुके हैं।
और आज उन्होंने मुख्तार की मौत के लिए योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार बताया। इतना बड़ा वाकया हुआ है, जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है और यहाँ की प्रदेश सरकार उसकी जिम्मेदार है, तो हम उनको कंडोलेंसेस और पुरसा देकर आए। ओवैसी गाजीपुर पहुंचे तो अखिलेश भी अलर्ट हो गए। आज अखिलेश ने धर्मेंद्र यादव को मोहम्मदाबाद भेजा। धर्मेंद्र ने मुख्तार के परिवार से मुलाकात की और उसके बाद वहीं पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्तार की कस्टोडियल डेथ पर सवाल खड़े किए। धर्मेंद्र यादव ने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का संज्ञान ले और हाई कोर्ट के सिटिंग जज से मुख्तार की मौत की जांच कराई जाए। इसके बाद धर्मेंद्र यादव ने कहा, मुख्तार का परिवार समाजवादी पार्टी से जुड़ा है। गाजीपुर क्यों आना पड़ा और अखिलेश लगातार मुख्तार के परिवार के कांटेक्ट में है, ये दावा किया और ये भी कहा कि उन्हें अखिलेश ने ही वहां भेजा है। गाजीपुर क्या पूरे देश के लोग जानते हैं गाजीपुर क्यों आना पड़ा, और हमने कभी कल्पना नहीं करी थी कि इस तरह के माहौल में भी गाजीपुर आना पड़ेगा। जो घटना हुई पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी साहब के साथ, जो उनका निधन हुआ, और निधन ही नहीं, उनके स्वाभाविक निधन होता तो एक अलग बात थी। जिस तरीके के सवाल उस निधन के साथ जुड़े हैं, मैं समझता हूँ देश में कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। न्याय का विषय है, जांच का विषय है, और मेरी साफ मांग है माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसमें सो मोटो लेना चाहिए और कम से कम माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग न्यायाधीश के स्तर से पूरे मामले की, पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। पूरी समाजवादी पार्टी आली मुख्तार अंसारी जी और उनके परिवारजनों साथ है और स्वयं वो परिवार और पार्टी का अंग है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत संवेदनशील इस घटना को लेकर और लगातार परिवार के लोगों के, जिम्मेदार लोगों के संपर्क में, और आज मैं भी आया हूं तो कहीं ना कहीं उसी बात का एक हिस्सा हूं। लेकिन ओवैसी की पार्टी ने दावा किया कि चूंकि ओवैसी मुख्तार के घर गए, इसीलिए मजबूरी में अखिलेश ने धर्मेंद्र यादव को मुख्तार के घर भेजा। मजलिस के नेता आसिम वकार ने कहा कि अखिलेश यादव को डर है कि पूर्वांचल का मुसलमान वोट उनके हाथ से फिसल न जाए, इसीलिए ओवैसी के दौरे के बाद उन्हें धर्मेंद्र यादव को भेजना पड़ा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी को मुख्तार भाई के घर पहले जाना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि जनाब अखिलेश यादव जी ने अपने ट्विटर पर मुख्तार भाई का नाम तक लिखना गवारा नहीं समझा, और जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब हैदराबाद से चलकर गाजीपुर पहुंच जाते हैं, गाजीपुर पहुंचकर मुख्तार भाई के परिवार से मुलाकात करके अपनी ताज़ियत पेश करते हैं, तो उनको लगता है कि वो मुस्लिम वोटों की सियासत कर रहे हैं। ओवैसी साहब इंसानियत के नाते और मोहब्बत के नाते मुख्तार भाई के परिवार से मिलने गए थे। आपको भी अखिलेश यादव जी इंसानियत के तौर पर उनसे, उनके परिवार से मिलने जाना चाहिए था, और ये काम आपको पहले करना चाहिए था। लेकिन ओवैसी साहब के जाने के बाद हलचल एकदम से तेज़ हो गई आपकी पार्टी में। कहाँ तो आप उनका नाम तक नहीं लिख रहे थे, और अब आपने लेटर जारी करके धर्मेंद्र यादव जी को कहा है कि जाइए उनके घर ताज़ियत पेश करने के लिए। आप जानते हैं कि गाजीपुर से लेकर आजमगढ़ तक मुख्तार भाई का रसूख है मुसलमान वोटों में। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। ओवैसी की पार्टी मुख्तार की मौत को सियासी मसला बनाने की कोशिश कर रही है, मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। लेकिन मजे की बात यह है कि मुख्तार के परिवार से ओवैसी की मुलाकात का सियासी असर हैदराबाद में दिखाई दिया। तेलंगाना में बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह ने कहा कि मुख्तार अंसारी क्रिमिनल था, अपराधी था, देशद्रोही था, उसने कई लोगों की हत्याएं की, लेकिन ओवैसी को उसके परिवार की चिंता इसलिए है क्योंकि वो मुसलमान था। राजा सिंह ने कहा, ओवैसी को मुख्तार के घर जाने के बाद
उन लोगों के घर भी जाना चाहिए जिनके अपनों को मुख्तार ने मारा था। मुख्तार अंसारी की आत्मा को शांति देने के लिए असदुद्दीन ओवैसी मुख्तार अंसारी के घर चले गया और इस प्रकार से वो दर्द बयान कर रहा है जैसे असदुद्दीन ओवैसी का वो रिश्तेदार है। अरे हाँ, रिश्तेदार तो है, ये भी मुसलमान, ये भी मुसलमान। मैं असदुद्दीन ओवैसी को और उन तमाम नेताओं को ये कहना चाहूंगा कि उन 8 लोगों के परिवार के घरों पर भी आप जाइए, उनके रिश्तेदारों से आप मिलिए और उनका दर्द देखिए कि कितनी बेरहमी से मुख्तार अंसारी ने उन 8 लोगों को मारा था। तो क्या ऐसे हत्यारे के समर्थन में क्या नेताएं खड़े होना क्या सही है क्या? और असदुद्दीन ओवैसी जाकर उसके घर जाकर रोना धोना क्या सही है क्या? मुख्तार अंसारी एक देशद्रोही एवं धर्मद्रोही था और ओवैसी को कहना चाहूंगा कि बेटा अभी तो बहुत रोना बाकी है। ये तो शुरुआत की है हमारे बाबा ने, आगे बहुत है। जितना जो गंदगी है उत्तर प्रदेश में सारी की सारी गंदगी साफ होगी। असल में असदुद्दीन ओवैसी हो या अखिलेश यादव, दोनों को पूर्वांचल के 4 जिलों में मुस्लिम वोटों की काफी फिक्र है। मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ और बनारस में मुख्तार अंसारी के परिवार का दबदबा है। इन इलाकों में मुस्लिम वोट की तादाद अच्छी खासी है। समाजवादी पार्टी को लगातार इसका फायदा मिलता रहा है। ओवैसी को लगता है कि मुख्तार अंसारी और अतीक की मौत को मुद्दा बनाकर वो भी इस इलाके में अपनी पार्टी के लिए जमीन तैयार कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, अखिलेश को नुकसान होगा, इसकी उम्मीद तो कम है। हालांकि ओवैसी ने जो दूसरा दांव चला है वो अखिलेश के लिए ज्यादा तनाव देने वाला, ज्यादा टेंशन वाला है। ओवैसी ने अपना दल कमेरावादी के साथ अलायंस कर दिया है। अखिलेश जिस पीडीओ को मुद्दा बना रहे हैं उसके जवाब में ओवैसी और पल्लवी पटेल ने पीडीएम का नारा दिया है। पीडीएम का मतलब पिछड़े, दलित और मुसलमान। ओवैसी के इस मोर्चे में पल्लवी पटेल के अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य का भी सपोर्ट है। ओवैसी ने आज कहा कि उनका टारगेट बीजेपी और इंडिया अलायंस दोनों को हराना है। हम दोनों से मुकाबला करेंगे, एनडीए से भी, बीजेपी से भी करेंगे और जो भी हमारे खिलाफ ओपोनेंट होगा हमारे पीडीएम के खिलाफ उससे मुकाबला करेंगे। पिछले निकाय चुनाव में अच्छा खासा एमआईएम का परफॉर्मेंस रहा। 5 से 6 हमारे चेयरमैन हैं, कई जगह पर हम दूसरे नंबर पर आए। हमारे 100 से ज्यादा हमारे कॉरपोरेटर जीते हैं। ऑर्गेनाइजेशन पे कंटिन्यूस काम चल रहा है। तो ये उनको बताना चाहिए कि उनकी पार्टी में ये सब क्या हो रहा है, चाहे मुरादाबाद हो, रामपुर हो, चौतरफ हो। आप जो मुरादाबाद में 2 लोगों को टिकट देंगे, दो कैंडिडेट्स को बी फॉर्म देंगे, फिर रामपुर में उन्हीं का यूनिट कहता है कि हम बॉयकॉट करेंगे। चौतरफ उत्तर प्रदेश में उनका जो बुरा हाल है। पल्लवी पटेल वैसे तो समाजवादी पार्टी की विधायक हैं। आज पल्लवी पटेल ने कहा कि अखिलेश ने ही उन्हें गठबंधन से बाहर कर दिया। वो क्या करती? उनके पास अपना मोर्चा बनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। वो चुनाव के मौके पर खामोश नहीं बैठ सकती थी, इसलिए उन्होंने ओवैसी के साथ अलायंस कर लिया। 2022 में एक गठबंधन बना और उस गठबंधन का रिजल्ट ये रहा कि 47 से 111 सीटें समाजवादी पार्टी को गठबंधन मिली और 34% के ऊपर का वोट प्रतिशत मिला। और वो मिलने के बाद अखिलेश जी ने ये मान लिया कि वो पूरा वोट उनका है। उन्होंने सिरे से ओम प्रकाश राजभर जी, जयंत चौधरी जी, कृष्णा पटेल जी, केशव देव मौर्य जी, संजय चौहान जी सबको नकार दिया। तो ये वोट जो समाहित हुआ उनके पास 111 सीट्स के रूप में, वो इन सब की मेहनत का रिजल्ट था। और धीमे धीमे सब अलग होते चले गए। अपना दल सबसे ज्यादा दूरी तक समाजवादी पार्टी के साथ चलने की मुहिम को लेकर के साथ चला था और अचानक से आप सभी ने देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमको भी पता चला कि हम गठबंधन में थे ही नहीं। तो ऐसे में क्या करते? ऐसे में हमको रास्ता दिखा पीडीएम और हमने जन भावना को ध्यान में रखते हुए उसको अपनाया। पल्लवी पटेल की पार्टी के साथ आने से ओवैसी को कितना फायदा होगा ये तो कहना अभी मुश्किल है, लेकिन इससे अखिलेश यादव को नुकसान होगा ये तय है, क्योंकि प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक जो पूरी बेल्ट है उसमें कुर्मी जाति का वोट चुनावी नतीजों पर अच्छा खासा असर डालता है।
पल्लवी पटेल जब समाजवादी पार्टी के साथ आई थी तो विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर उन्होंने यूपी बीजेपी के बड़े नेता और डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य को हराया था। लेकिन अब वो अखिलेश से अलग हो गई हैं। इसीलिए मैंने कहा कि अब पल्लवी पटेल और ओवैसी मिलकर लड़ेंगे तो इसका समाजवादी पार्टी को नुकसान होना तो तय है। असम में आजकल चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा और AIUDF के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल के बीच जबरदस्त और बड़ी इंटरेस्टिंग जुबानी जंग चल रही है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा अगर अजमल को दूसरा निकाह करना है तो जल्दी कर लें, क्योंकि चुनाव के बाद असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा और एक बार UCC लागू हो गया तो एक बीवी के रहते दूसरा निकाह गैर कानूनी हो सकता है। हिमंता ने कहा अगर बदरुद्दीन अजमल अभी निकाह करते हैं तो हो सकता है कि शादी समारोह में वो भी आ जाएं, लेकिन चुनाव के बाद निकाह करेंगे तो फिर उनके खिलाफ कानूनी एक्शन होगा। बदरुद्दीन अजमल को अभी शादी कर लेनी चाहिए। चुनाव के बाद असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देंगे। उसके बाद दोबारा शादी करने पर अजमल अरेस्ट हो सकते हैं। इसलिए अगर चुनाव से पहले अजमल शादी कर लेते हैं तो ठीक है, तब मैं भी उनकी शादी में जाऊंगा। अभी ये गैर कानूनी नहीं है। जहां तक मैं जानता हूं उनकी अभी एक शादी है। अभी के कानून के हिसाब से वो 2-3 शादी और कर सकते हैं। चुनाव के बाद हम बहुविवाह पर रोक लगा देंगे। सारा काम पूरा हो चुका है। इसलिए अगर बदरुद्दीन अजमल शादी करना चाहते हैं तो जल्द कर लें, हमें भी बुलाएं, क्योंकि ये अभी कानूनी है, लेकिन चुनाव के बाद गैर कानूनी हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि उन्हें शादी करने से मैं रोकूंगा। मैं नहीं रोकूंगा, कानून रोकेगा। कानून अपना काम करेगा। बदरुद्दीन अजमल ने भी हिमंता को जवाब देने में देर नहीं की। अजमल ने कहा उनकी 7 औलादें हैं, एक बेटे की उम्र तो 40 साल है, इसलिए उन्हें निकाह करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर करना होगा तो भी मुख्यमंत्री से पूछने नहीं जाएंगे। अरे तार शक्ति नहीं, एक ही बच्चा जन्म दिसे मैं तो अल्लाहर मेहर में खाटा बच्चा আছে আমার জোয়ান জোয়ান হয়েছে 40 বছর আছে এইটু মন মর্জি মোর যদি বিয়া পাতার ইচ্ছা হয় मैं सीएम खुद ही बोले ना जाऊं। ओके, कौन शादी करना चाहता है कौन नहीं करना चाहता ये हर व्यक्ति का पर्सनल मामला है, इस पर सियासत ठीक नहीं है। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा बदरुद्दीन अजमल पर कमेंट करके यूनिफॉर्म सिविल कोड को मुद्दा बनाना चाहते थे। असम में लाखों की तादाद में बांग्लादेशी आकर बस गए हैं। लोगों का कहना है कि असम में वहां के मूल निवासियों की संख्या कम हो गई है। असम का कल्चर, वहां की संस्कृति खत्म हो रही है, इसलिए यहां NRC और UCC की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसीलिए हिमंता UCC को बड़ा इशू बना रहे हैं। वो अपने सपोर्टर्स को कहना चाहते थे कि चुनाव के बाद असम में UCC लागू होगा। उन्होंने अजमल को छेड़ा और जवाब देकर अजमल साहब फंस गए। अब उनके बयान के बाद UCC चर्चा में आ गया और असम में यह बड़ा मुद्दा हो गया। आज बीजेपी ने चुनाव आयोग से एक बड़ी इंटरेस्टिंग मांग की। बीजेपी ने चुनाव आयोग से कहा कि लोकसभा चुनाव होने तक राहुल गांधी के बयान देने पर रोक लगा दी जाए। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की लीडरशिप में बीजेपी के डेलीगेशन ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है कि जिस तरह राहुल गांधी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर हमला कर रहे हैं, उन्होंने जिस तरह EVM पर सवाल उठाए हैं और यहां तक कह दिया कि अगर बीजेपी चुनाव जीत गई तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, देश में आग लग जाएगी, ये बातें बर्दाश्त नहीं की जा सकती। बीजेपी डेलीगेशन ने कहा यह चुनाव की जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके खिलाफ है, इसलिए अब राहुल गांधी को नोटिस देने से काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए, उनके बोलने पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। श्री राहुल गांधी जी ने कई ऐसी बातें की जो अपने आप में बहुत ऑब्जेक्शनेबल है और इनकी अगर इम्प्लीकेशंस देखिए जो उन्होंने कहा वो और भी सीरियस है। उन्होंने कहा कि ये फिक्स्ड मैच है। सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने अपने लोग बैठा दिए हैं इलेक्शन कमीशन में और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बगैर चुनाव जीता नहीं जा सकता। कल कहा उन्होंने कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा।
देश जो है टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और देश में आग लग जाएगी। मैं समझता हूं उनकी फ्रस्ट्रेशन तो काफी हद तक हम समझ सकते हैं। वो भारत जोड़ने यात्रा गए, उनकी जो वो अलायंस है, क्या नाम है, इंडिया घमंडिया अलायंस, वो टूटती जा रही है, कई पार्टियां उनको छोड़ गई हैं। तो फ्रस्ट्रेशन एक तरफ, पर एक रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी अपने ऑफिशियल हैंडल से ऐसी बात करे या उनके जो नेता हैं वो ऐसे आरोप लगाए जो बिल्कुल विदाउट बेसिस हैं। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने ये बात रखी और हमने उनसे कहा कि ये नोटिस वाली बात नहीं है, इस पे तो अब सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कल दिल्ली में एंटी मोदी मोर्चे की रैली में राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि सरकार ने अपनी पसंद के इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करके चुनाव को फिक्स कर लिया है। राहुल ने कहा था अगर इस बार बीजेपी जीती तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इसीलिए आज बीजेपी के नेताओं ने राहुल के बयानों को हर मंच पर उठाया। जोधपुर की रैली में अमित शाह ने कहा नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन का वादा करके ही चुनाव जीते थे। मोदी को जनता ने इसीलिए आशीर्वाद दिया था। अब मोदी अपना वादा पूरा कर रहे हैं, देश को लूटने वालों को जेल भेजा जा रहा है, तो सारे भ्रष्टाचारी एक होकर लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ये भूल गए कि देश में इमरजेंसी तो उनकी दादी ने लगाई थी और अब राहुल गांधी करप्शन के खिलाफ एक्शन को लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं। इसका जवाब जनता देगी। कल इन्होंने कहा लोकतंत्र बचाओ। क्यों भाई, क्या हो गया लोकतंत्र को? इस देश की जनता वोट डालने वाली है, तय करेगी। आप काहे को लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हो? कह रहे हैं हमारे नेता जेल में गए। भाई मुझे बताओ, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करेंगे तो जेल में जाएंगे या नहीं जाएंगे? जोर से बोलो, जाएंगे या नहीं जाएंगे? और राहुल बाबा सुन लो, क्यों फरियाद कर रहे हो? हमने 2014 में भी किया, 19 में भी किया, कहकर हम चुनाव लड़े थे। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। ये लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं राहुल बाबा। आपकी नानी ने इमरजेंसी में, आपकी दादी ने इमरजेंसी में लाखों लोगों को जेल में डाल दिया था, राजनीतिक पार्टियों पर प्रतिबंध लगाया था। आपको लोकतंत्र की बात करने का कोई अधिकार नहीं। हैरानी की बात यह कि जो पार्टियां, जो नेता खुद चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, वही दावा कर रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। अब ऐसी बातों पर कौन यकीन करेगा? राहुल गांधी मोदी की आलोचना करें, चलेगा। राहुल गांधी बीजेपी के दूसरे नेताओं पर इल्जाम लगाएं, यह भी चलेगा। राहुल गांधी मोदी की नीतियों पर सवाल उठाएं, यह भी उनका हक है। लेकिन यह कहना कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, बीजेपी सत्ता में आई तो देश में आग लग जाएगी, चुनाव आयोग बीजेपी का गुलाम है, बीजेपी ईवीएम के जरिए चुनाव जीतती है, इस तरह के बयानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस तरह की बातों से दुनिया में भारत की छवि खराब होती है। भारत विरोधी देश हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए इसी तरह के बयानों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए चुनाव आयोग एक्शन ले न ले, लेकिन राहुल गांधी और दूसरे विरोधी दलों के नेताओं को इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो कहा, उसके बाद राहुल यह नहीं कह पाएंगे कि कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है। इनकम टैक्स के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस के लिए एक राहत भरी खबर आई। कांग्रेस के सामने अब लोकसभा चुनाव में पैसे की तंगी नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया कि चुनाव के दौरान कांग्रेस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। अगले 3 महीने तक इनकम टैक्स की वसूली नहीं होगी। कांग्रेस पर करीब 1700 करोड़ रुपए की टैक्स देनदारी बन रही है। लेकिन आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि चुनाव खत्म होने तक कांग्रेस या किसी भी दूसरी पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी।
आयकर विभाग नहीं चाहता कि चुनाव में किसी पार्टी को कोई तकलीफ हो। अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी। इस खबर पर कांग्रेस के नेताओं ने राहत की सांस ली। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और वकील विनोद तन्खा ने कहा, अब कांग्रेस को भी चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, वरना एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि बिना पैसों के चुनाव लड़ना पड़ेगा। 1.5 महीना हमारे खराब किए गए, जबकि चुनाव प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। बट आज सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद बादल छट गए हैं। चुनाव अब सब पार्टीज अच्छे से लड़ सकेंगी, एटलीस्ट कांग्रेस तो लड़ सकेगी, और हमको एक लेवल प्लेइंग फील्ड की उम्मीद है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आज हमको डिलीवर हुई है। आज के बाद जो 135 करोड़ रुपए जो वो ले जा चुके हैं, अब वो आज वापस नहीं आएगा, वो हम जीतेंगे जब केस, उसके बाद ही हमको वापस मिलेगा। और जो आगे के 3,500 करोड़ या उसका 20% अगर वो हमसे मांगते, उसको देने की हमको कोई जरूरत नहीं है जब तक चुनाव खत्म नहीं होंगे। इसलिए कांग्रेस को चुनौतियों के बीच में लड़ने का एक मौका मिला है। मैं नहीं कहता हूं कि कांग्रेस के लिए इजी है, चुनौतियां क्रिएट की गई, रुकावट डाले गए, उसके बीच में कांग्रेस ने अपनी जगह बनाई लड़ झगड़ के। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहकर अच्छा किया कि चुनाव के दौरान किसी भी पार्टी के खिलाफ इनकम टैक्स को लेकर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। इससे लोगों में चुनाव के प्रति, सरकार के प्रति विश्वास बढ़ेगा। अब किसी पॉलिटिकल पार्टी को यह कहने का मौका नहीं मिलेगा कि उसके साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ज्यादती की और मोदी सरकार ने उसे चुनाव लड़ने से पहले परेशान किया।